हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज 5वें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है बेटा। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण के क्या करेंगे अपन, दो बिंदु आवेश लेंगे, दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएंगे और किस दिशा में बल लगाते हैं उसको हम सदिश रूप में देखते हैं। इसी को बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले दो बिंदु ले लिए Q1 और Q2। ठीक है बेटा। और उनके बीच की दूरी हमने कितनी रखी, R रख ली हमने। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी रख ली, R रख ली। ठीक है। इस Q1 का बेटा ध्यान में, तो स्थिर सदिश हमने कितना माना है, R1 वेक्टर। Q1 बिंदु आवेश का बेटा स्थिर सदिश हमने कितना माना है, R1 वेक्टर। स्थिर सदिश कहाँ से लेता है, हमेशा मूल बिंदु से, मतलब इस बिंदु आवेश की स्थिति कहाँ पर है इसके लिए हमने लिया स्थिर सदिश R1 वेक्टर। इसी तरह हमने Q2 आवेश का बेटा स्थिर सदिश कितना लिया है, R2 वेक्टर। मतलब Q2 बिंदु आवेश की स्थिति कहाँ पर है, R2 वेक्टर पर है। ठीक है। तो दोनों की स्थिति सदिश हमने ली। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पे लगाया गया बल, ये Q1 आवेश इस Q2 पे कितना बल लगाएगा बेटा, तो ये हमने रखा है यहाँ पे F21 वेक्टर। F21 वेक्टर बोले तो दूसरे बिंदु आवेश पर पहले बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल, इसको हमने यहाँ पे निरूपित किया है F21 वेक्टर से। ठीक है। ये कौन सी दिशा में लग रहा है, ये लग रहा है 1 से 2, 1 से 2। तो यहाँ पे बेटा एक इकाई सदिश लिया है R12 के। यहाँ पे R12 के क्या है बेटा, इकाई सदिश है किस दिशा में, बल F21 वेक्टर की दिशा में। इसी प्रकार हमने क्या देखा कि इस Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल हमने कितना लिया है, वो लिया है F12 वेक्टर। कितना लिया बेटा, वो लिया है F12 वेक्टर। ये किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। मैंने वैसे बल की दिशा आपको जब कूलाम का नियम बताया था तभी बताया था कि दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, वो कितना लगाते हैं, इस बल की दिशा होती है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंत से। दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंत से बल की दिशा आएगी। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी इसको प्रतिष्ठित करेगा इस दिशा में, ये भी इसको प्रतिष्ठित करेगा बेटा इस दिशा में, क्योंकि दोनों बिंदु आवेश कैसे हैं, धनावेश है। ठीक है। अब ये जो हमने बल लिखा है बेटा F12 वेक्टर, ये है बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण, इसलिए यहाँ पे लिखा है F12 वेक्टर। दूसरी बात, ये बल कौन सी दिशा में है, सर दिशा को दर्शाने के लिए हमेशा क्या लिया जाता है, इकाई सदिश लिया जाता है। तो यहाँ पे इकाई सदिश हमने क्या लिया, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। तो इकाई सदिश क्या लिया बेटा हमने, R21 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम थ्योरी में कैसे लिखते हैं, मानना करके हमने क्या क्या माना है, R1 वेक्टर क्या है, Q1 का स्थिर सदिश है, आवेश Q1 का स्थिर सदिश है। R2 वेक्टर क्या है बेटा, Q2 का स्थिर सदिश है। R2 वेक्टर क्या है, Q2 का स्थिर सदिश है। और F12 वेक्टर क्या है बेटा, F12 वेक्टर Q1 पर Q2 के कारण बल है। F12 वेक्टर क्या है, Q1 पर Q2 के कारण बल। और बेटा F21 वेक्टर क्या है, F21 वेक्टर है Q2 पर Q1 के कारण बल। F21 वेक्टर क्या है, Q2 पर Q1 के कारण बल। इसी प्रकार से हमने क्या लिया है, R12 कैप क्या लिया है, R12 कैप, ये रहा R12 कैप। बल F21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। इकाई सदिश सभी जानते हैं बेटा, इकाई सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एकांक होता है और वह किसी सदिश की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सर आपने खुद ने बोला है R12 कैप क्या है, F21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। इसी प्रकार से R21 कैप क्या है, R21 के बेटा क्या है, F12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। इस बल की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश लेना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद बेटा देखो, दोनों सदिश हमने जो लिए ना, ये R21 कैप और R12 कैप, दोनों ही इकाई सदिश है, मतलब दोनों का ही परिमाण एकांक एकांक है। लेकिन बेटा इन दोनों की दिशाएं क्या है, जस्ट विपरीत है। तो क्या हम इन दोनों सदिशों को ऐसे लिख सकते हैं, R12 के बराबर माइनस R12 के, मतलब सर दोनों सदिश परिमाण में तो बराबर है, दोनों का परिमाण एक एक है, लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए सर R12 के बराबर हो गया माइनस R21 के। ठीक है। दूसरी बात बेटा, हमारा वेक्टर है R12 के वेक्टर एंड दूसरा है R21 वेक्टर। R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर और यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर। अगर बेटा इन दोनों वेक्टर का परिमाण देखें तो वो परिमाण कितना है, R ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, दोनों का परिमाण कितना रहेगा सर, R ही रहेगा, दूरियां बराबर है, इसलिए परिमाण क्या हो गया, R हो गया। अब बेटा हम क्या करते हैं,
Q1 Q2 पे कितना बल लगाएगा और Q2 Q1 पे बल कितना लगाएगा। ये तो थी पूरी थ्योरी। सर क्या क्या लिखना है हमें, डायग्राम वगैरह बना दिया, मेन ये है पोर्शन। तो मैंने क्या देखा, Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लगा बेटा, Q1 पर Q2 के कारण, तो Q1 पर सर Q2 कारण पर लिखा है F12 वेक्टर, यहाँ लिख दिया F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन दूरी कौन सी होगी बेटा, ये हो गई दूरी आपकी R21 वेक्टर का मोड। देखो बेटा दूरी कहां से हो गई, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो ये हो गया R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर। और दिशा किधर है बेटा, दिशा है इस दिशा में, दिशा किधर है इस दिशा में, R21 केप, दिशा किधर है R21 केप। तो सर इसके आगे हमने क्या लिख दिया, R21 का जो मोड है उस मोड को सर आपने R ही तो बोला है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया R²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लगा, इस Q2 बिंदु आवेश पर Q1 के कारण कितना बल लगा, तो बेटा Q2 पर Q1 के कारण बल कितना लगा हमारे पास में, सर F21 वेक्टर। बल कौन सा है, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर। दूरी बेटा कौन सी ली हमने, 1 से 2 की तरफ जो सदिश है उसका परिमाण, सदिश का परिमाण का मतलब आपका परिमाण केवल दूरी, सर वो दूरी आपने R ही मानी। यहाँ देखो R12 वेक्टर का मोड, मोड का मतलब केवल परिमाण, वो परिमाण कितना बेटा R ही है, तो नीचे हमने क्या लिख दिया R²। दिशा किधर दी है आप खुद देखो, F21 वेक्टर की दिशा किधर है, F21 वेक्टर, तो आपका दूसरे पे पहले के कारण, दूसरे बिंदु से पहले बिंदु से कारण जो बल था उसकी दिशा किधर है R12 के डायरेक्शन में, तो सर यहाँ पे 21 दिशा हम लगा दिया। हमेशा सदिश कैसे लिखते हैं, परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा, परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा। तो बेटा देखो दोनों दिशा मेंशन कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे R कर लिया। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना सर R12 के, सर आपने लिखा है R12 के को हम क्या लिख सकते हैं -R21 के। बेटा देखो यहाँ पे सर दोनों सदिश, ये वाला सदिश और ये वाला सदिश दोनों परिमाण में बराबर है, दोनों का परिमाण एक एक होता है, लेकिन सर जस्ट विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए सर R12 के की जगह आपने क्या रख दिया -R21 के रख दिया, -R21 के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो मैं अब कंपेयर क्या करता हूँ, पहले माइनस को ले लेता हूँ बेटा। अब देखो समीकरण 1 और 3 का कंपेरिजन करो, समीकरण 1 और 3 की तुलना करने में क्या है सर, K Q1 Q2 R², R21 के K Q1 Q2 R² इनटू R21 के। इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर है, F12 वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब सर F21 वेक्टर बराबर किसके आ गया, माइनस F12 वेक्टर के। इसका मतलब दोनों बल, ये जो बल आ रहे हैं, ये वाला बल और ये वाला बल परिमाण में तो बराबर है, लेकिन सर माइनस का मतलब क्या हुआ, जस्ट विपरीत दिशा में। तो बेटा यहाँ पे सदिश निरूपण से अपने क्या पता लगा कि सर ये वाला आवेश इस पे जितना बल लगाएगा, ये वाला आवेश पे उतना ही बल लगाएगा, मतलब दोनों बल परिमाण में बराबर रहेंगे लेकिन जस्ट विपरीत दिशा में। बेटा यही चीज हमें ध्यान रखनी आते हैं, जो कूलाम का नियम है या जो कूलाम बल है बेटा, वो जो हमारा यहाँ पे कूलाम जो बल है, ठीक है ना, यह जो कूलाम का नियम है, दोनों कूलाम बल है, वो क्या होगा बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में, युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। अब क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में आपको पता लग गया होगा कि एक बल या एक आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगाएगा, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पे उतना ही बल लगाता है, अर्थात दोनों बल परिमाण में बराबर तथा जस्ट विपरीत दिशा में होते हैं। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बेटा, तो ये सदिश निरूपण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, और उस पर आधारित जितने भी बुक के या अदर जो एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन है वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है।